दोस्तों कहते हैं कि जो घर का मुखिया होता है ना, वो भले ही जितना मर्जी कड़क दिखे, जितना मर्जी गुस्सैल दिखे, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है, जब वेलफेयर की बात आती है, तो वो घर के हर सदस्य को बराबर की नज़र से देखता है। और जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो हर तीज त्योहार पर अपने उस घर के मुखिया की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़र से देखता है। लेकिन उसी त्योहार के दिन अगर वो घर का मुखिया उस घर के सबसे छोटे बच्चे को कह दे कि तुम तो दिमागी नक्सल हो, तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। एक किसी सीनियर पत्रकार ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के भाषण को डिकोड करते हुए एक लाइन लिखी थी। वो बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को एक लाइन में समराइज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुन के साफ लग रहा था कि एक बूढ़े इंसान की थकी हुई देह का थका हुआ भाषण था। ये एक लाइन पूरा समराइज कर देती है। मुझे ऐसा लगा, मैं ये बात इस लाइन से तो इत्तेफाक रखता ही हूँ, लेकिन मुझे पूरा भाषण तकरीबन 80 मिनट का शायद उनका भाषण था, पूरा सुनने के बाद मेरे मन में, सही बताऊँ तो पहला ख्याल पता क्या आया? मेरे मन में पहला ख्याल ये आया, मुझे यूँ लगा कि लाल किले की प्राचीर से अगर सिर्फ मैं शब्दों पे और जो बोली गई बातें उस पर ध्यान दूं, तो मुझे यूँ लगा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत आज देश को संबोधित कर रही थी। बस चेहरा बदला है, प्रधानमंत्री आगे कंगना रनौत की जगह, लेकिन बातें सारी कंगना रनौत वाली आई। वो भी कौन सी बातें? ये वाली सुनिए। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? जब कंगना रनौत ने ये बात कही थी ना कि असली आज़ादी 2014 के में मिली थी, तो हम सब ने सोचा था कि शायद देश के प्रधानमंत्री कंगना रनौत की इस बात से नाराज़ हुए होंगे और कंगना रनौत को ज़रूर डांटा होगा उन्होंने कि इस तरह की बेहुदा बातें आप कैसे कर सकती हैं कि आपको आज़ादी 2014 में मिली। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि इस देश में जो कुछ हुआ, इस देश की जो तरक्की हुई, इस देश ने जो कुछ अच्छा देखा, वो सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद हुआ। तो इसका मतलब कंगना रनौत ने जो बात कही थी वो बात सही थी, बस प्रधानमंत्री ने उसी बात को अपने स्टाइल से कहा और कंगना रनौत के शब्दों को नहीं दोहराया, बाकी सब कुछ वही कहा। 2014 के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि इस देश में 650 या कितनी उन्होंने बोले उतने विश्वविद्यालय खुल गए, पहले 300 कुछ विश्वविद्यालय ही थे। लेकिन वही प्रधानमंत्री ये भूल गए बोलना, या ये इस देश को बताना भूल गए कि आपने 650 नई यूनिवर्सिटीज़ तो खोल दी, लेकिन जो हज़ारों स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या? ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है कि जो बेसिक है, जहाँ से शिक्षा शुरू होती है स्कूल, वो तो आप धड़ाधड़ बंद कर रहे हैं। 90,000 से ऊपर स्कूल आपने बंद कर दिए, लेकिन आप इस चीज़ पे छाती ठोक रहे हैं कि मैंने 650 नई यूनिवर्सिटीज़ खोल दी है। उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे कौन जब स्कूल ही नहीं हों? ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है? मुझे समझाए कोई तो समझा दीजिए प्लीज़, कमेंट बॉक्स में समझाइएगा। दूसरी बात, किसी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, हमारी सरकार ने पिछले 12 सालों में इतना किया। कोई एक यूनिवर्सिटीज़ बता दीजिए, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो विश्व स्तर पर नाम कमा पाई हो। आज भी दुनिया में अगर भारत की यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात होती है सबसे पहले, फिर जामिया मिलिया की होती है, काशी विश्वविद्यालय की होती है। वही जो नेहरू के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, बात तो आज भी उन्हीं की होती है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ तो इस तरह की यूनिवर्सिटी होती है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस देश को सम्मान दिलाने की बजाय बदनाम करती हैं। उदाहरण के तौर पर
आपके आईटी वाले इतने बड़े तामझाम के बीच में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खेल किया था, वो दुनिया आज भी उसको याद करके हंसती है। ये है 2014 तक जो स्ट्रक्चर इस देश ने खड़ा किया था, जिस इकोनॉमिक पाथ पर इस देश को चलाया गया था, आपने आकर उस पर सिर्फ चेरी ऑन द टॉप रखी है और अब आप कह रहे हो कि सब कुछ मेरा किया धरा है। 12 साल में कौन सा देश ऐसा है कि जो 0 से चलिए 6ठे नंबर तक पहुंच गया है। आप कहते तो दावे तो 3रे नंबर की इकोनॉमी करते थे, पर 6ठे तक चलिए, अब फिलहाल 6ठे नंबर पर है अगर पिछला कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और इस चक्कर में आप कांग्रेस की सरकारों को तो डिस्क्रेडिट करते ही करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी एक नाकारा सरकार करार दे देते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस भी अब आपके प्रधानमंत्री के इस बयान पर, जो आज का भाषण था, अपनी तरह से सही कह रही है। कुछ 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। अब जयराम रमेश की आपने बात सुनी है, तो इस पे और बात करने से के आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी सुना देता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तो प्रधानमंत्री के इन सब दावों की कैसे एक तरह से पोल खोली है। एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू, किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया। हमने इंसान को, उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। ये तो हुआ प्रधानमंत्री के भाषण का एक लब्बो-लुबाब या उस तरह की चीज़ें कहे। लेकिन एक चीज़ जो एक बड़ी अहम है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री ने आज देश को एक नया शब्द दिया है। पहले था अर्बन नक्सल, यानी जो सरकार से सवाल पूछता था वो इस सरकार की नज़र में, बीजेपी की नज़र में अर्बन नक्सल हुआ करता था। आज नई टर्म दी है दिमागी नक्सल, यानी पढ़े लिखे नक्सल। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को रेफरेंस के तौर पर नहीं बोला, लेकिन समझने वाले समझ गए और
जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये दिमागी नक्सल जो टर्म यूज़ की है, ये जेनजी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए और उस युवा पीढ़ी को का साथ देने वालों के लिए इस्तेमाल की है। तो इस चीज़ से एक चीज़ मुझे बिल्कुल क्लियर साफ हो गई आज की डेट में कि प्रधानमंत्री ने आज अपने पूरे भाषण में जेनजी आंदोलन या जेनजी के जो समस्याएं हैं, जेनजी का जो रोष है, उसको एड्रेस ना करते हुए उन्हें अर्बन नक्सल अगर कह दिया है तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मान चुके हैं, बीजेपी मान चुकी है, सरकार मान चुकी है कि ये जो युवा वर्ग है देश का, ये अब बीजेपी के साथ नहीं है। और ये भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने आज ऐलान कर दिया है एक तरह से इनडायरेक्टली कि उनकी ज़रूरत बीजेपी को या सरकार को नहीं है, इसलिए उन्हें दिमागी नक्सल करार दे दिया गया है। अब आप सोचिए कि इतने डिवाइसिंग पॉलिटिक्स पे आ गए हैं प्रधानमंत्री कि इतना खुलेआम एक तरह से 20-22%, आप 2029 के अगर चुनाव के हिसाब से नज़र डालें, कहा जा रहा है कि तकरीबन 22% वोट इस 18 से 29 साल एज ग्रुप का होगा। 18 से 29 साल, सिर्फ अगर आप इसी एज ग्रुप को लियो 22%। आप पहले ही तकरीबन 2029 में आईडिया के हिसाब से तकरीबन 16 से 18% मुस्लिम वोट मतदाता होंगे, उसको आप पहले ही नकार चुके हैं। यानी 22% वो 18% मुस्लिम 40% वोटर्स को आज प्रधानमंत्री ने एक तरह से तिलांजलि दे दी है कि ये मुझे चाहिए ही नहीं। अब आप सोचिए अगर 40% वोट आप नकार देते हैं, अपने से दूर करते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो कौन सा वो सिस्टम है जो बाकी 60% में से बीजेपी को सत्ता में पहुंचा देगी? सिर्फ 60% में से 60% वोट तो बीजेपी को आज तक नहीं मिला, टोटल भी मिलाकर किसी चुनाव में। क्या वो पूरा 60% वोट बीजेपी का थोड़ी है? सोचिए अगर ये 40% एक मुश्त होकर कहीं एक तरफ चला जाए, सोचिए राहुल गांधी के पीछे चला जाए, कांग्रेस के पीछे चला जाए, इंडिया गठबंधन के पीछे चला जाए, तो क्या होगा? आप जितना मर्जी परिसीमन करा लीजिए, जितना मर्जी आप मुस्लिम वोटर्स को डिवाइड कर लीजिए, लेकिन इन युवाओं को कैसे डिवाइड करोगे? मुस्लिम को तो आप कपड़ों से, नाम से पहचान लेते हो। जहां जिस लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए 20% मुसलमान हैं, आप उस लोकसभा क्षेत्र को कुछ इस तरह से बांटिए कि 10-10% दोनों जगह बंट जाए, वो हो सकता है। युवाओं की पहचान कैसे करोगे आप? इस जेन जी की पहचान कैसे करोगे? इसको कैसे बांटोगे आप? ये बहुत बड़ा दांव प्रधानमंत्री ने आज खेला है और ये बहुत बड़ा मौका, मैं बता रहा हूं, आज बहुत बड़ा मौका खासकर राहुल गांधी को दिया है। राहुल गांधी लगातार इन युवाओं के मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए लगातार कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी वो नेता है, इकलौता इस देश में इकलौता नेता है जो क्लियरली कह रहा है, क्लियरली मैसेज दे रहा है युवाओं को कि आपके किसी भी मुद्दे पर मैं समझौता नहीं करूंगा। चाहे मेरी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे मेरे सहयोगी की सरकार हो, अगर कहीं छात्रों के साथ, युवाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहां विरोध करूंगा। इतना क्लियर मैसेज कोई नहीं दे रहा, ना अखिलेश दे रहे, ना अरविंद केजरीवाल दे रहे, ना ममता दे रही, बीजेपी को तो छोड़ ही दीजिए, कोई इतना क्लियर मैसेज नहीं दे रहा। जब कोई नेता इतना क्लियर मैसेज दे रहा है तो जो देश का जेनजी है वो इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार तो है। अभी जंतर मंतर और झारखंड में दिखा दिया उसने कि जितना दिमाग उनके पास है वो हम सबसे कहीं ज़्यादा है। तो इतनी बात उनको भी समझ में आ रही है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो उन्हें दिमागी नक्सल कह रहा है और जो लड़ रहा है उस प्रधानमंत्री से वो हमें कह रहा है कि अपना घर फूंक के भी मैं आपका साथ दूंगा। तो डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल थोड़ा होगा। अब ऐसे में
सारी जिम्मेदारी देखिए देश का मुसलमान, देश का युवा आपकी तरफ मोदी जी ने ढकेल दिया है। अब आप कुर्सी पे बैठकर रिलैक्स नहीं कर सकते कि ये तो अब मेरे पास ही आएंगे। इनको संभालने की जिम्मेदारी भी अब राहुल गांधी के कंधों पर है। अगर राहुल गांधी नहीं संभाल पाए इनको, तो पहले ही बता दूं राहुल गांधी जी, अगर आप सुन रहे हैं या उनकी टीम के सुन रहे हो, तो आपके गेट के बाहर अरविंद केजरीवाल टकटकी लगाए बैठे हैं। जो जो युवा, जो जो मुसलमान आपके यहाँ से छूटता जाएगा, अरविंद केजरीवाल उसको लपेटते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल किधर लेके जाएंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अरविंद केजरीवाल के मजबूत होने का फ़ायदा किसको होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के मजबूत होने का घाटा किसको होता है ये तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ ये कि भाई मोदी जी ने जनजी को ढकेल दिया है, मुसलमानों को ढकेल दिया है, ईसाइयों को ढकेल दिया है, खुश होने तक सीमित रहने की जरूरत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी डबल हो गई है। अब राहुल गांधी को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, पूरा ध्यान रखना होगा कि कहीं भी वो अपने वक्तव्य में या अपने भाषण में या अपने किसी एक्शन से युवा, मुस्लिम या माइनॉरिटीज जितनी है इनको नाराज़ ना करें। और यही संदेश अपनी पूरी पार्टी की नेतृत्व को देना होगा, पूरी लीडरशिप को देना होगा कि इस चीज़ का सब लोग पूरा ध्यान रखें। 40% मैंने हिसाब लगा के आपको बता दिया, 40% वोट अगर इस देश की आपके साथ खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से आपको कौन रोक सकता है। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।